Assalamualaikum students, my name is Sadia Khurram and I am your chemistry teacher. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 से लास्ट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। फिर आगे उसकी एक एप्लीकेशन है जिसके नाम है बोर्न-हैबर साइकिल एंड देन वी डिस्कस सम एक्सरसाइज क्वेश्चन। Objectives: by the end of lesson you will be able to describe what is Hess's law, what is Born-Haber cycle, and you will be able to solve exercise questions as well. पिछले लेक्चर के अंदर आपने कुछ डेफिनेशंस देखी हैं हीट चेंज के हवाले से, जिसमें थी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक में जो आज हमने हेसिस लॉ डिस्कस करना है उसके लिए आपके पास ये प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है कि ये सारी की सारी डेफिनेशंस में क्या कहा गया था और ये किस चीज को एक्सप्लेन करती हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। इफ अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल चेंज अकर्स provided the initial and final conditions are the same। ठीक है, इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है वो चाहे किसी एक ही रूट के जरिए कंप्लीट हो जाए, यानी एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, या वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है उसके अंदर उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि हमने जो उसको इनिशियल और फाइनल कंडीशन तक स्टेट तक पहुंचने के लिए जो उसको कंडीशन दी हैं वो भी चेंज ना की जाए। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप लोग स्कूल आते हैं तो स्कूल आने के लिए आपके पास सपोज दैट के आपके घर से सिर्फ एक रोड क्रॉस करके आप स्कूल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रोड क्रॉस करके आप स्कूल तक आ जाते हैं। लेकिन अगर बाय चांस वो रोड खराब है या वहां पर कोई उन्होंने कोई काम हो रहा है तो वहां पर लिखा होगा जी मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, यानी आप किसी ऑल्टरनेट रूट के जरिए फिर स्कूल जाएंगे। तो सपोज दैट कि आपको कोई 2-3 रोड क्रॉस करके फिर आपको स्कूल आना पड़ता है जब आपका रूट चेंज होता है, लेकिन आप स्कूल पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन है कि आप घर से स्कूल तक तो उसी हालत में आप लोग पहुंच गए, बस आपको रूट चेंज करना पड़ा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसी एक स्टेप में भी हो सकता है, वही केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि 2 से 3 स्टेप्स में जाके कंप्लीट हो। तो कहते हैं कि ओवरऑल जो हीट चेंज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ अ केमिकल रिएक्शन कंप्लीटेड इन वन स्टेप बाय अ मेथड, कि किसी एक मेथड के जरिए तो वो एक स्टेप से हो जाता है, एंड द सेम रिएक्शन मे बी कैरिड आउट इन मोर देन वन स्टेप, इट डजंट मैटर, द एनर्जी चेंज इन बोथ मेथड्स विल बी सेम। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक स्टेप में हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, एनर्जी चेंज जो होगी वो सेम ही रहेगी। We can draw such multi-steps reaction in cyclic form, and it is interesting to note that the sum of energy changes in this cycle will come to 0। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं। Consider hypothetical reaction है in which substance A is converted into D by a single step। तो आप देखो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि A से D तक जाने में एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, यानी जो हमारा रिएक्टेंट है वो A है और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो D है। ठीक है, अब यही अगर स्टेप हो कि पहले जो A है वो B में जाए, B C में कन्वर्ट हो और फिर C आगे जाके D में कन्वर्ट हो। ठीक है, देखो दोबारा A से B में जाए, एक एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल हो, फिर B से C में जाने में एक एनर्जी इस्तेमाल हो, फिर C से D में जाने में एक एनर्जी इस्तेमाल हो, यानी यहाँ आप देख सकते हो कि 3 रूट्स से होता हुआ वो D तक पहुंचा है। पहले वो B पे रुका है, फिर वो C पे रुका है, फिर उसको D तक जाना पड़ा है। तो अगर हम हेसिस लॉ को किस तरह से अप्लाई करेंगे कि जो डेल्टा H है, यानी कि जो A से D तक जाने का मेन रिएक्शन की जो हीट थी, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी अदर मल्टी स्टेप्स रिएक्शन। जो मल्टी स्टेप रिएक्शन हमारे 3 स्टेप में हो रहा था जिसमें डेल्टा H1 भी आ रही थी, डेल्टा H2 भी आ रहा है, डेल्टा H3 भी आ रहा है, अगर हम उन तीनों को सम करें तो इसका आंसर वही आएगा जो एक सिंगल स्टेप का होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के 2 तरीकेकार हैं। पहला मेथड जो इसका है वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है, जिसमें आ रहा है कि बाय द कंबंशन ऑफ ग्रेफाइट कार्बन, कि सिर्फ कार्बन में हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज हो रही है दैट इज -393.7 किलो जूल पर मोल। अब सेकेंड स्टेप जो है वो जिसका मेथड जो है वो 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे। देखें कार्बन
के अंदर हाफ ऑक्सीजन एक दफा ऐड होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, इसमें हीट -110 है। फिर सेकंड स्टेप में उसी कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी जो हमारे पहले स्टेप का प्रोडक्ट है वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसमें रिमेनिंग हाफ ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसकी हीट हमारे पास -283 रिलीज हो रही है। तो जब हम हेसेस लॉ को अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि डेल्टा H विल बी इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको साइक्लिक फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, इस तरह से हम शो कर सकते हैं एक साइकिल बना के कि C और O2 है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। और जो सेकंड अगर हम उसको देखना चाहें तो फिर वो हमारे पास कैसे है कि जो कार्बन है पहले वो हाफ ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड में जाए और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिमेनिंग हाफ ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड में बनाए। तो इस तरह से एक ट्रायंगल टाइप साइकिल इसका बन गया है इस एग्जाम्पल का हमारे पास। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसके भी उसी तरीके से दो मेथड हैं। जो पहला हमारे पास है वो सिंगल स्टेप मेथड है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होगी, वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट है और वाटर रिलीज हो जाएगा एंड द हीट रिलीज इज -89.08 किलो जूल है। अगर हम इसका सेकंड मेथड देखें तो उसमें दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट, हीट रिलीज इज -48.06 है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो उसी सोडियम बाइकार्बोनेट ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोबारा मिलना है और फिर सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से जब रूल को अप्लाई करेंगे तो वी विल सी दैट आंसर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज सेम, यानी कि डेल्टा H विल बी इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। हेंस इट इज प्रूव्ड फ्रॉम अबव टू एग्जांपल्स दैट आइदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, देयर हीट्स ऑफ रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल। जो उनकी हीट्स हैं वो हमेशा हमारे पास इक्वल ही आएंगी। इसको भी हम एक साइकिल के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ऊपर जो आपको रिएक्शन नजर आ रहा है ये सिंगल स्टेप वाला है और फिर उसके बाद किस तरह से है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दफा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिले तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाए, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिले तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। देन बोन हेबर साइकिल है, ये भी बेसिकली एक तरह से एप्लीकेशन है हेसेस लॉ की। हम हेसेस लॉ को ही एक और एग्जांपल आप समझ लें, एक और एग्जांपल के जरिए हम हेसेस लॉ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट के नेम की वजह से इसका नाम बोन हेबर साइकिल है। द एनर्जी चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। हम इसमें ये देखेंगे द बोन हेबर साइकिल हेल्प अस टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जीज ऑफ द बाइनरी आयनिक कंपाउंड लाइक M+ और X-, यानी कि हम इसमें कुछ आयनिक कंपाउंड देखेंगे। नॉर्मली यहाँ M स्टैंड फॉर मेटल है और X स्टैंड फॉर हाइड्रोजन है। जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड के हमारे पास एक केटायनिक स्पीशी होगी और एक एनायनिक स्पीशी होगी। आयनिक कंपाउंड ऐसे ही होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। नाउ व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हम मेन फिर जब स्टार्ट करें तो आपको पता हो। वैसे आप लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड फ्रॉम गैसियस आयन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि दो गैसियस आयंस को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो एक नया कंपाउंड बन जाता है, उस प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होगी दैट विल बी नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। तो एग्जांपल हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की डिस्कस करेंगे। जब सोडियम का आयन और क्लोरीन के आयन दोनों को मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इस सारे प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगी दैट इज -787 किलो जूल पर मोल है। We cannot find latest energy of the sodium chloride directly experimentally because sodium and chlorine does not exist in the gaseous or ionized form. क्योंकि जो सोडियम और क्लोरीन है ना वो नेचुरली हमें गैसियस फॉर्म्स में नहीं मिलते हैं। सो फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू द आयोनाइज्ड फॉर्म एंड देन बाय द रिएक्शन ऑफ दिस आयनिक स्पीशीज सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। ठीक है, अभी इस बात की आपको आगे समझ आ जाएगी जब हम इसकी एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये जो Na+ और Cl नेगेटिव है ना, ये हमारे पास डायरेक्टली मौजूद नहीं होते। तो हम पहले कुछ ऐसा करेंगे कि जो प्योर सोडियम मेटल है उसको उठा के Na+ में कन्वर्ट करेंगे और जो क्लोरीन गैस इन द फॉर्म ऑफ Cl2 होती है उसको उठा के हमने Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब Na+ और Cl नेगेटिव हमारे पास आ जाएंगे 3-4 स्टेप से गुजरने के बाद फिर हम फाइनल स्टेप करेंगे जिसमें हम Na+ और Cl नेगेटिव को मिलाएंगे। तो देखते हैं हम आगे इसको। जर्मन साइंटिस्ट बोन हेबर कंस्ट्रक्ट्स अ साइकिल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaCl बाय यूजिंग हेसेस लॉ है। आफ्टर दैट लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। तो बोन हेबर साइकिल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमारे पास दो मेथड होंगे। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 स्टेप है, और फिर अगला मेथड हमारे पास 5 स्टेप मेथड है।
डायरेक्ट मेथड में आप देखें सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में है, उसको मिला दे तो NaCl बन जाता है। ये जो डेल्टा H फॉर्मेशन कहलाएगी, इसके अंदर -411 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि ये NaCl बनाने का एक तरीकेकार तो ये पॉसिबल है कि इस तरह से NaCl बन सकता है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? दूसरा तरीका हमारे पास 5 स्टेप्स से जाके पहुंचेगा, जिससे पहले सोडियम को एटोमाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाएगा, यानी कि जो सोडियम कंबाइंड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, हमने उसको एटॉमिक फॉर्म में उसको लेकर जाना है, यानी इसको अकेला अकेला कर दे रहे, उसको हमने गैशियस फॉर्म में लेके जाना है। तो सोडियम को जब गैशियस फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी इसको एटम बनाते हैं हम, तो हमारे पास जो हीट आएगी वो 108 किलो जूल पर मोल है। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाएगा, वो जो सोडियम का हमारे पास गैशियस फॉर्म में आ गया है, अब उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए डेट इज 496 किलो जूल पर मोल। यहां तक आपको समझ में आ गया? देखो, पहले नॉर्मल सोडियम था, उसको गैस बनाया, उसको एटम में कन्वर्ट किया। जब हमारे पास एटम एक अकेला हो गया, फिर हमने उसको आयोनाइज किया। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ है ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी में अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो हमने सोडियम में से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको Na+ में कन्वर्ट नहीं करना, पहले हमने सोडियम को आइसोलेटेड गैशियस एटम बनाना है, फिर हमने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके उसको Na+ में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में जो क्लोरीन थी Cl2 की शक्ल में मौजूद है हमारे पास, उसको भी हमने उसी तरीके से अलग कर देना है, उसको अकेला एक एटम बना देना है, Cl में उसको कन्वर्ट कर देना है। देन नेक्स्ट स्टेप में जब वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उसको Cl नेगेटिव कन्वर्ट में हमने चेंज कर देना है। यानी अब हमारे पास यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में Na+ आ चुका है जो हमें चाहिए, स्टेप नंबर 4 में हमारे पास Cl नेगेटिव आ चुका है जो हमें चाहिए। तो हम इसका 5वां स्टेप करेंगे, जिसमें इस Na+ और Cl नेगेटिव को आपस में मिला देंगे, तो हमारे पास NaCl हमारे पास आ जाएगा। तो ये NaCl बनाने का 5 स्टेप्स वाला तरीकेकार था, जिसमें 5वें स्टेप में जाके NaCl बना है। और यहाँ पर जो हीट होगी उसे हम लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि यहाँ पर भी Na+ और Cl मिल रहे हैं तो NaCl बना, लेकिन इस एनर्जी को हम लेटेस्ट एनर्जी कह रहे हैं। और ऊपर हमारे पास यहाँ पर भी NaCl मिले थे, लेकिन उसको हमने डेल्टा H फॉर्मेशन कहा था। रीजन ये है कि यहाँ पर ये आयंस नहीं है। ठीक है। जब आयंस मिलेंगे तो NaCl बनेगा, तो एनर्जी को हम लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। अदरवाइज नॉर्मल से जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसको हम नॉर्मली डेल्टा H फॉर्मेशन, इनके हीट ऑफ फॉर्मेशन ही हम उस एनर्जी को कहेंगे। अब हम इसी सारी चीज को हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे। जो सिंगल स्टेप है उसकी एनर्जी क्या है, डेल्टा HF है, वो इक्वल होगी हमारे पास इस 5 स्टेप मेथड के। ये 5 जो हमने आगे लिख दिए हैं, जो हमने पीछे से एनर्जीज की वैल्यूज पुट की, सारी पुट करेंगे। हमारे पास डेल्टा H लेटेस्ट नहीं थी, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी नहीं है, तो उसको हम वैसे ही लिखते आएंगे। जब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली इस लेटेस्ट एनर्जी का भी आंसर आ जाएगा, डेट इज -788 किलो जूल पर मोल। तो ये सारा काम हमने किस लिए किया है, हमने ये एक एप्लीकेशन देखा है हेसेस लॉ का, कि हम हेसेस लॉ को अप्लाई करके हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसी को हम एक साइकिल फॉर्म में जब ड्रॉ करेंगे तो ये बोर्न-हैबर्ट साइकिल बन जाएगा। तो ये बुक से जरा हटके मैंने ड्रॉ किया है, तो आपको जैसे इजी लगे, आप बुक वाला फॉलो करना चाहते हैं बुक वाला कर लें, अदरवाइज इट इज कंपैरेटिवली इजी। आप देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि सोडियम को हमने कन्वर्ट कर लिया सॉलिड से गैशियस फॉर्म में, फिर गैशियस से ही चला गया आयनिक फॉर्म में। ठीक हो गया। फिर इधर आ जाए, क्लोरीन को हमने गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, गैशियस से ही चला गया आयनिक फॉर्म में। ठीक है। अब ये Na+ और Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो लेटेस्ट एनर्जी होगी और ये हमारे पास NaCl बन जाएगा। ठीक है। और ये हमारे पास नीचे वाला डायरेक्ट मेथड था जिसमें NaS और हाफ क्लोरीन गैस ने मिलना है और NaCl बन जाना। तो ये सिंगल स्टेप हमने नीचे लिख दिया और बाकी जो 5 स्टेप्स है उनको इस तरह से मिला के लिख दिया। तो ये हमारे पास एक बोर्न-हैबर्ट साइकिल बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली इन द एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर डिक्रीजेस। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर 3, calories is equivalent to 4.18 joule. The change in the heat energy of a chemical reaction at constant temperature and pressure is called enthalpy change. Which of the following statement is contrary to the first law of thermodynamics?
that is continuous production of the mechanical work without supplying an equivalent amount of heat is possible. For a given process, the heat change at constant pressure and at constant volume are related to each other as QP is greater than QV. For the reaction sodium hydroxide plus HCl goes to NaCl plus water, the change in enthalpy is called heat of neutralization. ये सारे टॉपिक आप डिटेल में अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. The net heat change in a chemical reaction is the same whether it is bring about in two or more different ways in one or several steps. अभी हमने ये पढ़ा है. What is this? Hess's law. Enthalpy of neutralization for all the strong acid and strong bases has the same values because अभी हम इसको एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे. आंसर हमारे पास क्या है इसका? The net chemical change involves the formation of H plus and OH ions to form water. यानी ओवरऑल सिर्फ H plus और OH ही होते हैं, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी एसिड या बेस हो, हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चेंज नहीं होगी. फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं. The substance undergoing a physical change forms a chemical system. The change in internal energy can be measured. Solids which have more than one crystalline forms possesses different values of the heat of formation. A process is called spontaneous if it takes place on its own without any external resistance. A state function is a macroscopic property of a system which is independent of the path adopted to bring about the change. True false statement है हमारे पास. It is necessary that a spontaneous reaction should be exothermic. No, it may be endothermic. Amount of heat absorbed at constant volume is internal energy change. Yes. The work done by a system is given the positive sign. No, it is negative sign. Enthalpy is a state function but internal energy is not. It's false. Internal energy भी है हमारे पास state function में. Total heat content of the system called enthalpy of the system. Yes. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. पहला है इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी. इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, while enthalpy is at constant pressure. Increase in internal energy of the system on heating accompanying work done by the system is called enthalpy or heat content of the system. आप ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अपने चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं इसी के शुरू में. नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज. अगर उनमें चेंज आ जाएगा तो उसको हम डेल्टा ई और डेल्टा एच, इसमें सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का फर्क है. अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे तो एंथैल्पी चेंज है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देंगे तो एनर्जी चेंज है. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में भी आप जानते हैं. हीट रिलीज हो रही है तो एक्सो है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. या साथ आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं इसकी. व्हाट आर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं. बी है हमारे पास. एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ द कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कैंडल को जब एक दफा जला देते हैं तो फिर वो जलती ही रहती है, तो इसलिए इसको भी हम स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं. सी, इज इट ट्रू दैट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपेंस इन द यूनिवर्स. Non-spontaneous process happens in the universe, but energy has to be provided to them. एक दफा एनर्जी देनी पड़ेगी, but as they start, they keep on releasing energy, so amount of temperature has to be increased to carry out such reactions. यानी हमें उनको हीट देनी पड़ेगी तो वो रिएक्शन कंटिन्यूस रहेंगे. फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट. QV इज इक्वल टू डेल्टा ई एंड QP इज इक्वल टू डेल्टा एच. आपके चैप्टर में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमें दोबारा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. सेकंड है हमारे पास हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच. यहाँ पर अगेन आपने सिर्फ ये बताना है कि डेल्टा ई हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज है, जबकि जो एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज है, वो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे है. फिर आप इसमें ये इक्वेशन पुट करेंगे. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी है. तो एक दफा हम इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, फिर एक दफा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, तो आपके उससे फाइनल आंसर आ जाएगा वो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास. डिफाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ये डेफिनेशन और एग्जांपल आपके पास बुक में भी मौजूद है, आप पहले पढ़ चुके हैं. सिर्फ यहाँ हमने क्या चीज देखनी है कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, कहते हैं कि वो चेंज नहीं होती. इसकी रीजन क्या है? हम कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल कर लें, हम कोई भी एसिड या बेस यूज कर लें तो हीट चेंज नहीं होती. इसकी रीजन ये है कि हर एसिड ने H+ देना है, हर बेस ने OH नेगेटिव देना है. तो हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हमेशा यहाँ पर क्या क्या बनेगा? जब एसिड बेस मिलते हैं पानी बनता है, तो पानी बनने के नतीजे में जो हीट रिलीज होती है डेट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो पानी तो जब भी बनेगा तो हीट तो चेंज नहीं होगी, इसलिए इसमें इसका आंसर ये है कि हमारे पास हीट चेंज नहीं होगी क्योंकि H+ एंड OH ने मिलना है आपस में.
देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट द लॉस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. ए इज द लॉस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है. देयर आर टू लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है. दीज लॉज आर जस्ट लाइक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री हमें क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज अ कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट इज इक्वल टू द हीट इवॉल्व्ड व्हेन दैट कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है. एंड सेकंड लॉ व्हिच इज द हेसेस लॉ, द एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन विल बी द सेम वेदर इट कंप्लीट्स इन वन स्टेप or more than one step. So we can say that these laws are based on first law of thermodynamic. थर्मोकेमिकल इक्वेशन, कोई भी आप इक्वेशन लिख लें जिसमें हीट रिलीज हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है, तो क्या बता देना आपने साथ कि इनमें से कुछ एक्सोथर्मिक हो सकते हैं और कुछ एंडोथर्मिक हो सकते हैं. देन है क्वेश्चन के व्हाई द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर नेसेसरी टू मेंशन द केमिकल इक्वेशन. क्योंकि जब हम फिजिकल स्टेट्स को मेंशन नहीं करेंगे तो फिर हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें हीट में क्या चेंज आएगा. जैसे अगर आप ये देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है. यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है. यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. पहली दो इक्वेशंस को देखो तो यहाँ पर रिएक्टेंट सेम है, कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन आगे का प्रोडक्ट्स हमारे पास डिफरेंट हैं. ठीक है, तो ये है हमारे पास कि अगर हम इनके साथ स्टेट्स मेंशन करेंगे तो उनकी वजह से जो हीट की चेंज है वो डिफरेंट आती जाएगी. तो इसलिए स्टेट्स को मेंशन करना जरूरी है. यानी कि अगर सॉलिड चीज है उसकी हीट में चेंज आगे आके और आएगा. अगर वही चीज हम गैसियस फॉर्म में यूज कर रहे हैं उसके हीट कंटेंट्स में चेंज आ सकता है. लिहाजा कोई भी चीज सॉलिड या गैसियस फॉर्म में अगर चेंज होती है तो उसके आगे से हीट के रिलीज के एब्सॉर्ब होने में भी डिफरेंस आएगा. क्वेश्चन नंबर 11 हेसेस लॉ अभी हम लोग इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. फिर इसका बी पार्ट है हमारे पास, हेसेस लॉ हेल्प अस टू कैलकुलेट द हीट्स ऑफ दोज रिएक्शन व्हिच कैन नॉट बी नॉर्मली कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी. होता यह है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जब उनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है डायरेक्टली तो कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे यहाँ एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बोरोन ऑक्साइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है. इट इज डिफिकल्ट टू बर्न दीज एलिमेंट्स कंप्लीटली इन द ऑक्सीजन बिकॉज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड covers the surface of unreacted element, but Hess's law help us to calculate the enthalpies of such reaction. यानी उनको हैंडल करना मुश्किल होगा, उनकी बर्निंग मुश्किल होती है. लिहाजा क्या किया जाता है कि फिर हम उनको डिफरेंट रूट्स के जरिए उनकी कन्वर्जन कर लेंगे, डायरेक्ट उनकी नहीं करेंगे अगर हमने उनको इस चीज में कन्वर्ट करना है. लिहाजा इसको Hess's law को हम अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम कोई कंपाउंड डायरेक्ट नहीं बनाना चाहते तो मल्टी स्टेप्स में उस कंपाउंड को कन्वर्ट करके उसकी हीट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. न्यूमेरिकल है हमारे पास, डाटा आपके सामने सारा मौजूद है. आपने क्या चेंज यहाँ पर करनी है, इंथैल्पी चेंज आपने फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम डाटा सारा लिखेंगे. डाटा लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पर डेल्टा टी हमें चाहिए. हमने वो डिफरेंस टेम्परेचर का निकाल लेना है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के जरिए. मोलैरिटीज, एसिड और बेस की मेंशन है, सारा डाटा यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन. उसके बाद हमने यहाँ पर जो एक चीज करनी है वो हमने मैस फाइंड आउट करना है. अब मैस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्वेश्चन में उन्होंने डेंसिटी दी हुई है. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैस पहले फाइंड आउट कर लेंगे. देन वेरी सिंपल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी. यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 2.7 किलो जूल आंसर आ जाएगा. क्योंकि सारे प्रोसेस में हीट रिलीज होती है लिहाजा आंसर के साथ माइनस लाजमी मेंशन किया जाएगा. अब इसी में उन्होंने पूछा हुआ है कि आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल की बताएं इसी सोल्यूशन की. तो 1 मोल के लिए हमारे पास जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन हैज HCl इज इक्वल टू 1 मोल. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में HCl कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1000. और लेकिन हमें जो उन्होंने 50 की रिक्वायरमेंट दी है तो 50 में कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा. तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हमारे पास ऊपर आई है ना वो 0.05 मोल्स की आई है. तो अगर हमने इसी को 1 मोल में कन्वर्ट करना हो तो डेफिनेटली 2.7 को हम डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो हमारे पास 1 मोल का आंसर आ जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 14 है. यहाँ से भी आप सारा डाटा सबसे पहले लिख लेंगे. डाटा लिखने के बाद हमने उसी तरीके से Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी से हमने एंथैल्पी ऑफ कंबंशन निकाल लेनी है. क्या अगेन हीट रिलीज हो रही है तो माइनस साइन शो किया जाएगा. इसको भी हमने 1 मोल के लिए निकालना है. तो जो हमारे पास हीट आई है उसको हम 0.03125 के साथ यानी जो पर मोल है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मोल का आंसर आ जाएगा.
देन क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें भी हम सारा पहले डाटा पुट करेंगे, फिर हमने हीट ऑफ कंबशन इसकी फाइंड आउट करनी है। अगेन फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी ही अप्लाई किया जाएगा, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया है, उसी तरीके से हमारे पास इसकी भी हीट ऑफ कंबशन जो है वो 1 ग्राम ऑफ ऑक्टेन की निकल आएगी। फिर उसके बाद में हमने 1 मोल में कन्वर्ट कर लेना है। देन हेसिस लॉ अप्लाई करना है, वेरी सिंपल, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डेल्टा H3 है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देयर इज नो एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन। देन हमारे पास से कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसके आगे में क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व किए हैं। आप लोगों की मर्जी है कि आप इसी तरीके से करें या आप इसको और जो डिफरेंट बुक्स के अंदर दिया गया है आंसर आप उससे करना चाहें तो, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी वे है, आप करके देखें तो आपको ईजी लगेगा कि हमने यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाली है। सबसे पहले तो आपने ये सारा डाटा लिख लेना है, हम इसमें एक फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा जी डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, यानी सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम माइनस उसमें से कर देंगे सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट। अभी हम आगे करेंगे इसको सॉल्व तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है, फॉर्मेशन यानी इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन की बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन की हमने इक्वेशन लिख लेनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेंगे, और लेकिन इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो आपने डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कर लिया, फिर आपने प्रोडक्ट्स में इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन कर लिया। सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ये जो 2 और 3 शुरू में लिखा हुआ ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाला है, इसलिए मैंने कहा बैलेंस करना जरूरी है। तो सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, जब आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -277.8 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 18 भी हम बिल्कुल पीछे वाले तरीके से ही सॉल्व करेंगे, बस यहाँ थोड़ी सी हमने चेंज कर लेना है। इसकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो बुक में रॉन्ग लिखी हुई है, तो आप अभी आगे हम देखेंगे, जो मैंने लिखी है आप उसी को कॉपी कर लीजिएगा। C2H2 प्लस 2H2 गोज टू C2H6, वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -101 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम वे में है, हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। इन द सेम वे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20, वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन, फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वी विल गेट द आंसर 2.1 किलो जूल पर मोल। लास्ट क्वेश्चन है, पहली जो दोनों डेफिनेशन है वो आपके चैप्टर में मौजूद हैं। बी पार्ट में आपने बॉन्ड हैबिट साइकिल ड्रॉ करना है पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए। देखें ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने KCl के लिए अभी हेसिस लॉ में ड्रॉ किया था, बस जहां जहां आपके पास Cl था वहां मैंने Br लगा दिया, जहां Na था वहां पे K+ लगा दिया। वैल्यूज तो सारी आपको गिवन उन्होंने दी हुई हैं। फिर सी पार्ट है, इन्हीं वैल्यूज को अप्लाई करते हुए आपने फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ KBr। तो ये भी हम सीख चुके हैं, जैसे जिस तरह से हमने NaCl का किया था उसी तरीके से KBr का है, ठीक है। So that's all about our today's topic. Thank you.